दोनों भाइयों का हम संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। हमारे बीच दिनेश भाई जी, जो ज्ञान सरोवर में एकेडमी ऑफिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में सिकंदराबाद से हैं। आपने 12वीं कक्षा पास करने के बाद रुड़की यूनिवर्सिटी से पेपर टेक्नोलॉजी यानी पेन टेक डिप्लोमा किया है पेपर, और पिछले 40 वर्षों से ज्ञान में हैं और ज्ञान सरोवर में 24 वर्षों से अपनी सेवाएं समर्पित रूप से दे रहे हैं। हमारे बीच सतीश भाई जी, आप डाइनिंग हॉल में सेवाएं समर्पित होकर सेवाएं दे रहे हैं। आप तेलंगाना राज्य के हैदराबाद से हैं। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर पूरा कर पढ़ाई करने के बाद आप यहाँ आए और पिछले 34 वर्षों से आप ज्ञान में हैं। 27 वर्षों से आप ज्ञान सरोवर में समर्पित होकर सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम दिनेश भाई जी से पूछना चाहेंगे कि दिनेश भाई जी, आप ज्ञान से पहले आपका जीवन कैसा रहा और कैसे ज्ञान में आए? ज्ञान से पहले भी हमें भगवान की खोज थी, या यूँ कहें कि भक्ति हम करते थे। 7वीं क्लास से ही हम रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और 9th क्लास से 12वीं क्लास तक हमने रोज़ गीता का पाठ करके स्कूल जाते थे। ये नियम था। और इसी तरह हम विष्णु को और कृष्ण को अपना भगवान मानते थे। शिव के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी कुछ भी नहीं थी। लेकिन हमारी जो भक्ति का एंड है वो शिव की भक्ति से हुआ, क्योंकि 1980 में जब हम सहारनपुर में हमने एडमिशन लिया तो उस समय बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण था शिवरात्रि पर, और हम हरिद्वार गए थे। हमारे वहाँ एक भाई थे चचेरे, डॉक्टर थे वो, तो उनके पास गए और शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए वहाँ जो नीलकंठ महादेव है वहाँ जा कर के हमने किया। उसके बाद ही समझो फरवरी में ये कार्यक्रम था और मार्च में ही हमको ज्ञान मिल गया। तो भक्ति में जैसे हमारी खोज थी, सबसे पहली खोज ये थी कि हम ऐसा गुरु करें जो हमें सच्ची सद्गति दे, क्योंकि ये हमको नॉलेज हो गया था कि गुरु भटकाने वाले बहुत होते हैं। इसलिए हमने कोई गुरु किया नहीं था, सिर्फ अपने आप भक्ति करते थे। दूसरा ये था हमारा सिद्धांत कि हम गृहस्थ आश्रम भी अपनाएंगे और साथ में, भले हम साइंस के स्टूडेंट थे लेकिन हम वानप्रस्थ भी लेंगे 60 साल की एज के बाद। तो ये हमारा बैलेंस रखने की इच्छा थी हमारे जीवन में। तो उन्हीं दिनों में वहाँ पर मार्च में एक बैनर लगा हमारे इंस्टीट्यूट के सामने जिस पर लिखा था चरित्र निर्माण आध्यात्मिक मेला। तो एकदम हमारा ध्यान गया कि 6 महीने पहले हम दिल्ली गए थे और वहाँ पर हमने एक आध्यात्मिक चरित्र निर्माण आध्यात्मिक संग्रहालय देखा था। तो उसको देखते ही ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये वही चीज़ है जो वहाँ हमने देखी थी। और वो राजयोग को कहते थे, हठयोग को मना करते थे। हमें वो बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि हमारे फूफा जी साथ में थे, तो ये कहने लगे वो हठयोग में ज़्यादा विश्वास रखते थे कि ये हठयोग को मना करते हैं। मेरे मन में ऐसे निकला कि जो चीज़ सहज प्राप्त हो सकती है उसमें फिर हट करने की क्या आवश्यकता है। उसके अलावा ना हमने उनसे कोई एड्रेस पूछा और ना ही कोई 6 महीने ऐसे ही बीत गए। नवंबर की बात है और ये मार्च तक समझो 5-6 महीने। उसके बाद कहते हैं ना, जब समय आता है, यदि हम उससे पूछ लेते सहारनपुर में सेंटर है तो शायद उसी समय से शुरू कर देते जाना, लेकिन जब समय आता है उसी समय होता है ना। तो वहाँ एक धर्मशाला में मेला लगा था बहुत अच्छा, और जब हम उसके समय से पहले ही पहुँच गए वहाँ, और एक गीत बज रहा था, वसुधा के इस आंचल में स्वर्गीय भारत भूतल में अवतरण लौकिक न्यारा शिव स्वागत आज तुम्हारा। तो इस गीत को सुनते ही हम रोमांचित हो गए। और उस समय क्योंकि हम पहले ही पहुंच गए थे तो भीड़ भाड़ तो थी नहीं, खाली सफ़ेद वस्त्रधारी भाई बहन घूम रहे थे। तो ऐसा लगा यार ये क्या संसार है, क्योंकि वहाँ हम पैंट कमीज पहनते थे और ये कोई नई चीज़ है। और मेले देखे हैं तो वहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, यहाँ तो एकदम शांति शांति है। फिर हमने सारे स्टॉल समझे तो वास्तव में वही ज्ञान मिला जो हमको दिल्ली में हमने समझा था। फिर एक हमारा दोस्त भी मिल गया वहाँ, उसने भी हमको वहाँ ब्रह्म भोजन भी उसी दिन कराया। और आपको याद हो दीदी मनमोहनी ने उसका उद्घाटन किया था। सबसे बड़ी बात ये थी
दीदी मनमोहनी की पालना भी हमको 3 साल तक मिली थी। तो इस तरह दीदी मनमोहनी का पहली बार हमने दर्शन किया और सबसे वहीं पर ब्रह्मा भोजन भी पहले दिन ही खाया और सारा स्टॉल समझे। उस समय हमारे साथ कोई गया नहीं था, लेकिन नेक्स्ट डे हम कुछ अपने साथियों को लेके गए, भाई बहुत अच्छी चीज़ है, देखो जाके। तो क्योंकि हमने 2 बार समझ लिया था, दिल्ली में समझा फिर वहाँ समझा, तो हमको तो ऐसा लगने लगा कोई बड़ी बात नहीं है, हम खुद ही समझाने लग गए चित्रों को। तो वहाँ के बहन भाई हंसने लगे, कहते हैं ये तो बड़ा विचित्र है, जो नया जिज्ञासु है खुद ही समझा रहा है। तो इस तरह हमारा समझाने का जो कार्यक्रम भी स्टार्टिंग से शुरू हो गया। बहुत अच्छा दिनेश भाई। अब हम सतीश भाई से सुनेंगे कि आपका ज्ञान से पहले का जीवन कैसा रहा और कब ज्ञान में आए, कैसे आए? वैसे ज्ञान से पहले का जीवन का कहे तो हमारा तो बचपना ही था, क्योंकि 10 साल की उम्र में हमने मम्मी पापा के साथ ज्ञान में आ गए थे। परंतु जैसे कहते हैं ना कि अगर जिसके प्लान अलग होते, भगवान का रचना है तो वो अपने आप अपने को संभालते हैं। तो बचपन से जैसे कि हम लोग मम्मी पापा के साथ भक्ति भी करते थे, भक्ति का मना शिव का बहुत अच्छा हमारे घर में पूजा चलता था, रोज़ पिताजी करते थे तो हम भी उसमें साथ देते थे। इस प्रकार से पूजा पाठ में, जैसे भक्ति में तो थोड़ा सा बहुत अच्छा उसका एकाग्रता से करना, ये सब घर में बचपन से ही सिखाते थे। तो जब 10 साल की एज था तो पहली बार पिताजी ने ब्रह्मा कुमारीज और मेडिटेशन ऐसा बोर्ड देखा, राजयोगा मेडिटेशन, तो उसमें जाना चालू किया। फिर घर में आके हमें ये बताया कि वहाँ एक ज्ञान देते हैं कि जो शिव और शंकर अलग अलग कहते हैं। तो हमने कहा तो फिर हमको भी सुनना है, क्योंकि हर संस्था वाले अपना कुछ ना कुछ बताते हैं तो हम भी चलेंगे। तो मम्मी भी और हम सब परिवार सब मिलके गए थे। फिर 7 डेज़ कोर्स जैसे चालू होता है वैसे चालू तो किया, लेकिन हम लोग या सोफ़े में सो जाते थे या अंदर सेंटर के अंदर बहनों के पास जाके टोली खाना इसमें ही चले जाता था। तो इस प्रकार से हमारा बचपन का दिन ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ यानी सेंटर पे जाना, ये सारे सेवाएं करना, ये चालू हो गया था। बहुत अच्छा सतीश भाई। अभी हम दिनेश भाई से पूछना चाहेंगे कि आप मधुबन में कैसे समर्पित हुए? मधुबन में आपने क्या देखा? ओम शांति। मधुबन में हमारी समर्पित होने की बहुत लंबी कहानी है। हम 85 में भी 9 महीने के लिए नीचे आबू रोड में आए थे और क्योंकि घर वाले जल्दी से छुट्टी नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम कहते थे भाई हमने तुझे पढ़ने के लिए भेजा है, इस काम के लिए भेजा है। और फिर ये था कि भाई माँ बाप ने पढ़ाया है तो क्या करें, तो हम सर्विस के बहाने वहाँ पर आए थे और वहाँ पर हम 9 महीने रहे। लेकिन फिर हम उस समय खाली पांडव नहीं था और भोली दादी ने हमको कहा भी था, क्योंकि हमारा मन नहीं लगा था उसमें, ब्रेड बिस्किट की फैक्ट्री थी। तो उसके बाद हमने वापस जाने का सोचा। हमने सोचा इससे तो हमारा जॉब भी ठीक है, सर्विस करते रहेंगे और सेवा भी करते रहेंगे। फिर जाकर के भोली दादी ने कहा था रहने के लिए, लेकिन हमने उस समय इच्छा नहीं जताई। फिर हम शामली चले गए और शामली में हमने 10 साल सर्विस की। शायद वहाँ का सब पार्ट था, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी सेंटर नहीं थे। तो देखा कि या तो हमको सहारनपुर जाना पड़ता था वो 15 दिन में, या फिर मुजफ्फरनगर जो कि 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पड़ते थे। उस समय सेंटर बहुत दूर दूर थे। तो पहले तो सोचा कि जहाँ पर सेंटर हो वहाँ देखें, लेकिन पेपर मिल में हम सर्विस करते थे तो वो दूर दूर होने के कारण मतलब सेट नहीं हुआ। फिर आखिर में दूसरा एक परीक्षा भी थी घर वालों की, कि पहले तो हम कहते रहे हमारे 3 बड़े भाई हैं कि उनकी शादी हो जाएगी तब हम देखेंगे तो ये भी परीक्षा पार करनी थी, इसलिए हम ना समर्पित हुए थे और उनको ना भी करने की इतनी हिम्मत नहीं थी शुरू में। लेकिन फिर हिम्मत जुटाई और ये सोचा कि अब शामली में ही हम सेंटर खुलवाएंगे और बाकी हम ये शादी के चैप्टर को और इसको सबको क्लोज कर देंगे। इस तरह करके हमने वहाँ पर सेवाएं शुरू की और पानीपत से हमारा कनेक्शन हुआ, क्योंकि सहारनपुर में मुजफ्फरनगर में बहनें नहीं थी। हमारी ये शर्त थी जो बहन देगा उसी से हम सेंटर खुलवाएंगे। तो वहाँ पर
पानीपत के ग्रुप ने ये एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो भी 40 किलोमीटर पड़ता था, शामली सेंटर प्लेस था। और जब वहाँ सेवा शुरू हुई तो 1 महीने के अंदर ही वहाँ 50-60 जिज्ञासु तैयार हो गए। और इस तरह पहले हम 4-5 साल किराए में रहे, लेकिन हम ट्राई करते रहे कि ज़मीन भी साथ में मिल जाए। और हमारी ये थी कि हम जॉब छोड़ेंगे और समर्पित होंगे, लेकिन पहले शामली के सेंटर को स्टेबल करेंगे और वहाँ पर स्थापना पक्की करके ही आएंगे। इस तरह 6-7 साल में हमने वहाँ आश्रम बनवाया। और चंद्रमणि दादी से उन दिनों में हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया था। वो बहुत, क्योंकि शामली आसपास के जो सेंटर थे ना, बहुत दिनों में बने थे। सहारनपुर 40 साल के बाद अपना बना था, पानीपत का 30 साल के बाद बना था, लेकिन शामली का 6-7 साल के बाद बन गया। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई ये तो, क्योंकि बहुत पहली बात है ना, उस अब तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन उन दिनों में देर में बनते थे। उसके बाद क्या हुआ कि हमने मार्च 96 में ये उद्घाटन कराया और हमने संकल्प कर लिया कि अब हम जॉब छोड़ करके और पूरी तरह समर्पित होंगे। तब ज्ञान स्वरूप बन चुका था और यहाँ पर चंद्रमणि दादी भी थी, सूरज भाई भी थे, दोनों से हमारे अच्छे कनेक्शन थे। उन दोनों के ही कारण, वैसे तो इसमें भी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट हम यही कहेंगे कि उन दोनों के ही कारण हम समर्पित हो गए। और दादी शायद इसीलिए रुकी हुई थी, हमारे 6 महीने मतलब समर्पित होने के 6 महीने बाद ही दादी ने शरीर छोड़ा था 97 में। बहुत अच्छा, देखिए दादी की भी पालना मिली, बहुत अच्छा। तो अभी हम सुनेंगे सतीश भाई से यही प्रश्न कि आप मधुबन में कैसे समर्पित हुए, क्या आपने मधुबन में देखा? वैसे तो मैं 1990 में पहली बार मधुबन आया, क्योंकि हमारा जो सेंटर संभालने वाली दीदी थी, उनका कहना था कि ये अभी बच्चे हैं, बड़े होने के बाद इनको मधुबन भेजेंगे। क्योंकि धारणाएँ सब कुछ तो बचपन से ही चालू था और घर में गीता पाठशाला था, तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि हम क्लास नहीं सुने या नहीं उठेंगे अमृत वेला। वो हमारे लिए एकदम एक जैसा कि सहजता ही था, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं था कि ये हम पालन करेंगे, ये धारण करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जैसे बड़े हो गए, 10th क्लास जैसे पढ़ रहे थे, तो हमको पहली बार मधुबन आने का चांस मिला, बाबा से मिलने का। तो जैसे हम मधुबन में उतरे तो इतने दूर तो माँ बाप को छोड़ के पहली बार था आना। फिर भी जैसे हम मधुबन में उतरे, हमको एंट्री हुआ मधुबन में, तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई नए जगह पे आया हूँ। मेरे को ऐसा लगने लगा ये तो मेरा घर में आया हूँ, मैं तो यहाँ का ही हूँ। मतलब उतने छोटेपन में भी मेरे को वो फीलिंग आता था कि मैं यहाँ का ही हूँ। और जिस भाई को भी मिलता था, जिनको भी बड़े बड़े भाइयों को, उस समय तो मैं छोटा था तो सबसे ओम शांति करना ये सब करते, तो जैसा जिसको भी देखता था मेरे को यही लगता था इनको तो मैं जानता हूँ, इनको तो पहले भी देखा हूँ। लेकिन मैं 1-2 को पूछा भी था, मैं आपको कभी मिला था ऐसा कुछ? तो बोलते थे वही जो ज्ञान है हमारा 5000 साल पहले आप मिले थे, ऐसा वही ज्ञान सुनाते थे। मैं फिर हंस के छोड़ देता था बात को। तो उसी समय से मेरे को वो संकल्प रहता था, मधुबन वालों को देखते ऐसा लगता था कि ये मेरा घर ही है। लेकिन मेरे को ये बचपन से ही था, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जैसे बीज अगर अंदर बोते हैं तो वो वृक्ष बन जाती है कुछ दिनों के बाद। तो वैसे ही था, क्योंकि हमारे जहाँ सेंटर था वहाँ सेंटर में काफ़ी सारे फैमिलीज़ आते हैं क्लासेस के लिए। तो हमारे पास हमारे सेंटर पे करीब 8-10 फैमिलीज़ थे जो रोज़ फैमिली पूरे बच्चों के साथ आते थे क्लास में। तो वो जो भाई लोग थे वो लोग आपस में बात करते थे कि हमारे बच्ची को हम समर्पण करेंगे बड़े होने के बाद। तो मेरे पिताजी कहते थे उनको, हमारा 3 बच्चे हैं तो हम भी एक को समर्पण करेंगे। तो वो लोग हमको पूछते थे आप समर्पित होंगे? हाँ हाँ हाँ, भले हम छोटे थे, हमको उस समय समर्पित का कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं। लेकिन एक प्रकार के कहते हैं ना कि बीज अंदर से पहले से बो दिया जाता है, वैसा था हमारा। और जब पहली बार मैं 86 में दादी प्रकाश मणि को मिला, जब उनका वो मुझे गले लगाई, क्योंकि एक सेवा ऐसा हुआ बचपन में ही जिस कारण से दादी का एकदम नज़दीक जाके दादी ने मुझे गले लगाया। तो उस समय जो पावर मुझे मिला वो जैसे कि मेरा सुरक्षा कवच के जैसा था लाइफ लॉन्ग। माना मैं कॉलेज भी करता था, स्कूल्स में भी जाता था, कहीं भी जाता था, कि बुरा संग का असर नहीं पड़ा कभी मेरे पे।
तो ये जैसे बचपन से ही था। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया था मेरे ब्राह्मण लाइफ में कि जब भी मैं सेवा करता था तो मेरे को खुशी का महसूस होता था। तो मैंने फिर अपने आप को सेट कर लिया कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो समर्पित होना है मुझे। तो जैसे मधुबन में आके 92 में जब दोबारा आया मैं सेवा में, तो उस समय मैं यहाँ 4 मास सेवा किया था। तो उस समय तो एकदम जैसे कि बीच ही वो हो गया था कि मेरे को मधुबन में रहना ही है। लेकिन मेरे को पढ़ाई के कारण मेरा दीदी वापस लेके गई थी, मेरे को यहाँ रहने नहीं दिया। फिर भी 93 में वापस आया मैं। 93 में वापस आके 8 मास रहा मधुबन में। फिर 93 में वापस लेके गए। फिर 1 साल पढ़ा मैं। फिर 94 में सिर्फ 1 दिन के लिए मैं मधुबन आया, क्योंकि मेरे को वैसे छुट्टी था ही नहीं मधुबन आने का, क्योंकि हमारा दीदी ने 3 साल का बैन लगाया था कि मधुबन आप जाना नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं मधुबन आऊँगा तो यहीं रुक जाऊँगा अभी। तो 1 दिन के लिए छुट्टी दिया था, क्योंकि मैं जैसे कॉलेज कर रहा था तो उस समय कुछ मिसिंग कर रहा था लाइफ में। तो मैं अपने पिताजी से पूछा कि डैडी ऐसा सब कुछ कर रहा हूँ, क्लासेस कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, 7 डेज़ कोर्स करा रहा हूँ सेंटर पे, फिर भी लाइफ में कुछ मिसिंग हो रहा है, क्या है पता नहीं पड़ रहा है। तो पिताजी ने भी पूछा कोई गर्लफ्रेंड मिल गया या कुछ हुआ क्या ऐसा। मैं बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ सेंटर पे भी जा रहा हूँ, सब कुछ करेक्ट है। तो फिर अगले दिन जब अमृत वेला योग कर रहा था तो मेरे को फ्लैश हुआ कि मैं इस साल पूरा साल मधुबन नहीं गया हूँ, तो वो मेरे को खींच रही है। तो फिर वैसे तो मेरे लिए बैन था 3 साल का, मधुबन आ ही नहीं सकता था पढ़ाई के कारण। तो मैंने डैडी को बोला डैडी मेरे को मधुबन जाना है, आप क्या करेंगे आप जानो। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया बहन जी को कि हमारा एक बच्चा मधुबन आएंगे। तो उस समय इतना नाम ये सब नहीं होता था। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ भेज दीजिए। तो जब स्टेशन पे मेरा और मेरा भाई को देखा, बहन जी ने सोचा मेरा भाई आ रहा है, लेकिन जब ट्रेन में मेरे को देखा तो दीदी बोल रहे तुम कहाँ आ रहा है। मैं बोला मेरे के लिए तो डैडी ने पूछा। बोला नहीं 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 नहीं। मैंने बोला सिर्फ 1 दिन के लिए, अप्रैल 14 को बाबा था तो उसी दिन मिल के मेरे को 15 को जाना था 94 में। मैं बोला अगले दिन ही चले जाऊँगा दीदी, मैं रहूँगा भी नहीं मधुबन में, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसा खींच हो रही है मधुबन का, मैं मिस कर रहा हूँ लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है मेरे पास। तो फिर दीदी ने 1 दिन का छुट्टी दिया। जैसा आया मैं टोली डिपार्टमेंट में टोली बनाते हैं बाबा के लिए, वो मुझे पहले से पता था, क्योंकि मैं यहाँ 8 मास रह के गया था। तो मैं आतम भाई के पास भागते गया फ्रेश होके, टोली बनाने के बाबा के लिए टोली बनाने में मदद करने लगा। फिर आतम भाई उस समय सेवादारी संभालते थे। उन्होंने पूछा क्या है तुम इतने एक सब पूरा साल होगा तुम दिखाई नहीं दे, सेवा में आए नहीं। तो हमने बोला ये बात है। तो नहीं 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 तुम 2 दिन रुक जाओ इधर, मेरे को डाइनिंग हॉल में ज़रूरत है सेवा में। मैंने बोला मैं तो रेडी हूँ रुकने के लिए, लेकिन छुट्टी आप खुद ले लो बहन जी से, और ना मैं जाके पूछने वाला हूँ। तो खुद बहन जी मेरे को बुला के बोला फिर हमारा बहन जी ने कि 2 दिन वो बोल रहे हैं तो आप 3 दिन के बाद चले जाना। मैं बोला ठीक है। फिर तीसरा दिन सेम रूटीन। तीसरा दिन जब जाने की छुट्टी लेने गया, आतम भाई से बोला नहीं 1 हफ्ता रुको, क्योंकि मीटिंग है अभी यहाँ, सब सीनियर वाले आए, सीनियर भाई बहने। और हुआ क्या था, जिसके पास मेरे को सेवा में भेजा था उन्होंने मेरा कभी कंप्लेंट किया नहीं वो 2 दिन में भी ना। मैं उनके कंप्लेंट करने गया था आतम भाई के पास, तो वो चीज़ आतम भाई को बहुत अच्छा लगा कि यार जहाँ रखता हूँ ये कंप्लेंट नहीं आता है इसका, और कंप्लेंट करने वाले भी बंद हो जाते। तो उस कारण से मेरे को 3 मास 15 दिन पहले फिर 3 मास ऐसे उसी ने छुट्टी लिया था आतम भाई ने ही। फिर वो 3 मास अभी तक ऐसे चलता रहा। फिर ज्ञान सरोवर के लिए मैं बड़ी दादी से पूछा, फिर दादी ने बोला हाँ हाँ रुको। तो इस प्रकार से मैं ज्ञान सरोवर में फिर समर्पित हो गया। बहुत अच्छा अनुभव सतीश भाई। अभी हम दिनेश भाई से काफ़ी पुराने हैं, हम आपसे आपको अपने जीवन का एक रोमांचक अनुभव सुनाइए। बात उन दिनों की है जब हम शामली में सेवा कर रहे थे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने शादी के लिए मना किया था, तो छोटे भाई की शादी के लिए बोल दिया था। तो छोटे भाई की शादी होने की वाली थी, तो हमने सोचा चलो घर वाले बुला रहे हैं तो घर तक तो हो ही आते हैं। तो जैसे ही हम फैक्ट्री से एक और मेरे साथ साथी जा रहा था, तो एक छोटी हमारे पास हीरो गाड़ी थी। हमने सोचा उसे शामली से फिर हम बस पकड़ लेंगे, दिल्ली होते हुए जाएंगे। उन दिनों में ज्ञानामृत जो है दिल्ली से ही छपती थी, यहाँ पर ज्ञानामृत भवन नहीं था।
तो उसमें सोचा कि दिल्ली होते जाएंगे, 26,000 मतलब 2,500 रुपये भी थे उसमें, 2600 करीब। तो इस तरह जो है हम जैसे जा रहे थे, तो आप जानते तो होंगे मुजफ्फरनगर सहारनपुर एरिया बहुत बदमाशों का एरिया है। तो पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, रुको। दिन के 11 बजे की बात है, ज़्यादा लेट भी नहीं थे। और उन्होंने जैसे ही पीछे से हमारा कॉलर पकड़ के खींच लिया और हमारी गाड़ी गिर गई। तो उन्होंने फिर वो सूटकेस खींचा, हालांकि उस भाई ने बड़े ज़ोर से पकड़ रखा था, उसका कुंडा छूट गया। तो उसके बाद वो जो भी हमारे पास घड़ी वगैरह या सारा सामान ले लिया। अंदर की पैंट में थोड़े बहुत पैसे बचे थे, नहीं तो सब ले लिया। अब हमने सोचा अब क्या करें, हैं। उन्होंने हमें वहीं रोकने के लिए कहा और चले गए। फिर हमने कहा चलो आश्रम पर शांत सेंटर की बहन जी को बता देते हैं। तो हम गए, क्योंकि जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया। अब वहाँ जा कर के जैसे पहुँचे, उसके बाद हम हॉस्पिटल में एक नर्स बहन थी जो ज्ञान में चलती थी। हमने सोचा थोड़ा उन्होंने मार दिया था यहाँ पर, तो दवाई भी लगा लेते हैं। हम वहाँ पहुँचे ही थे, 5 मिनट बाद ही वहाँ का रोटरी क्लब प्रेसिडेंट और लॉयंस क्लब प्रेसिडेंट आते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब आपको कुछ हुआ है क्या। मैंने कहा हुआ तो है, पर आपको कैसे पता। भाई मैंने तो बताया ही नहीं किसी को, और अभी मुश्किल से 10-5 मिनट हुए हैं आए हुए। तो बोले आपका सामान भी थाने में है और बदमाशी थाने में है, आपको थाने वाले बुला रहे हैं। आप सोचिए कितनी रोमांचकारी घटना महसूस हुई होगी, और कितना खुशी भी हुई। और ये सबसे ज़्यादा जिज्ञासा ये जानने की हुई है कि आखिर वो पकड़े कैसे गए। भाई वो तो हमसे पहले चले आए थे और हमको तो वहीं छोड़ कर आ गए थे। तो सारी घटना जब हमने आकर जाके देखा तो उनको पीट रहे थे। और ये तो हम कह नहीं सकते, इतनी जल्दी पहचाना भी नहीं जाता, लेकिन क्योंकि हमारा सामान उनके पास ही निकला था, तो उसके कारण भाई ये तो पक्का हो गया कि इन्होंने ही इस सामान को हमारे से छीना है। अब हमने वहाँ इंक्वायरी की कि आखिर हुआ कैसे। तो एक जो है पुलिस वाला, मतलब वैसे वो 2 थे, वो चाय पी रहे थे, और उनमें से एक जो पुलिस वाले की सेहत थी बिल्कुल वो अच्छी थी, था तो वो मतलब सिपाही लेकिन थानेदार जैसा लगता था, और मोटरसाइकिल भी रखता था। तो वो चाय पी रहे थे, तो वहाँ से बदमाश जैसे सड़क से गुजरे, तो उनको देख करके, क्योंकि ये कहते हैं ना सिपाही मतलब पुलिस वाले और चोर आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं नज़रों से, पता नहीं कैसे। तो उन्होंने जैसे उनको हलचल में देखा कुछ, तो उनको शक हो गया और उन्होंने अंदाजे में उनके पीछे मोटरसाइकिल लगा दी। अब उन्होंने और तेज़ चलाई, 100 किलोमीटर की स्पीड पर दोनों की मोटरसाइकिलें चलने लगी। फिर एक गांव में कीचड़ सा था कहीं, उसमें उनकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। फिर उन्होंने दोनों को 2 पकड़, 3 थे वैसे, वो 2 को पकड़ लिया, एक तो भाग गया, क्योंकि वो 2 जने तो 2 ही को पकड़ सकते थे। फिर उन्होंने कोतवाली से मंगवा ली जीप, और इस तरह जो है वो सामान और जीप सब कोतवाली में आ गए। अब उसके अंदर लिस्ट थी ज्ञानामृत की, कौन कौन मेंबर हमने बनाए साल के अंदर। मुश्किल से उस समय मतलब 1 साल ही हुआ होता सेंटर खोले हुए, और साथ में वो पैसे भी थे। एक कृष्ण का फ़ोटो था जो हम गिफ्ट के लिए ले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको ना इनके इस कृष्ण जी ने बचाया है, वो तो उसको भगवान समझ रहे थे। फिर वो उसको थोड़े दिनों पहले हमने सीओ को वो दिया था मैगजीन, तो वो भी कह रहा था भाई इनको हमारे पास आना चाहिए था। अब मेरा तो बिल्कुल किसी को संकल्प किसी के पास जाऊं ये हुआ ही नहीं। और हम उनका पुलिस वालों को खबर कर भी देते हैं, तो वो रिपोर्ट कर भी देते हैं, वो फिर ढूंढते रहते हैं, मिलते तो हैं नहीं बदमाश। लेकिन ऐसा हो जाएगी घटना, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। फिर हमने वो शिनाख्त करके अपना सामान सारा ले लिया, एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ, और फिर वो बदमाश भी जेल में रहे, उनकी भी शिनाख्त सही कर दी। इस तरह की घटना जीवन भर जैसे कि याद वगार बन गई हमारे लिए। बहुत अच्छा। उसके अलावा भी हमारा 2 बार सामान चोरी हुआ, एक बार तो नेपाल में हुआ था और एक बार दिल्ली में, वो भी हमें वापस मिल गया। बहुत अच्छा। तो अभी हम यही प्रश्न लेकर सतीश भाई के पास भी आएंगे कि आप अपने जीवन का कोई रोमांचक एक अनुभव सुनाएं। वैसे तो जीवन पूरा सेवा में दिया तो काफ़ी सारे अनुभव है, लेकिन मैं सबसे पहले वाला अनुभव जो मैं बचपन में छोटेपन में किया था वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि जब हम छोटेपन में ज्ञान में आए थे तो वहाँ एक मेला हुआ था। उस समय गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस चल रहे थे ब्रह्म कुमारीज का या अपने आश्रम का। तो उसके निमित्त
वहाँ एक मेला हुआ था, जो सब मेला पूरा कपड़े का बना हुआ रहता है और उसमें माना 18-20 कमरे रहते हैं कपड़े से बना हुआ ही। और शुरू का स्वर्ग के बारे में रहता है 7-8, फिर उसके बाद एक एक वर्ग का एक एक रूम रहता था। एक कुंभकर्ण का भी रहता था, एक अष्टशक्तियों का रहता था, लेकिन सब कुछ बना होता था नया कपड़े से। और वो आता था पूरा ट्रक भर के मधुबन से, और लकड़ी का गेट्स बनाते, बहुत अच्छा उसका एक मेले का रूप देते थे। उस समय बहुत बड़ा चलता था, हर गांव में जाता था वो मेला। तो उस मेले का सेवा से ही हम लोगों का जैसे कि पालना चालू हुआ था, क्योंकि वो मेला चालू हुआ तो हम सबका सेवा चालू हुआ। तो हम लोग घर में मम्मी डैडी और हम दोनों तीनों भाई हम सब जाते थे सेवा में रोज़। तो हम छोटे थे तो धूप की मौसम था तो पानी देना सबको, और स्क्रूज देना, नट बोल्ट देना, ये सारे सेवा सारा दिन करते थे। जो बुलाए वो जाके सेवा करना, ऐसा चलता ही रहता था सारा दिन। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि 2 दिन पहले मेला की ओपनिंग था, दादी आने वाली थी यहाँ मधुबन से, प्रकाशमणि दादी। तो फिर वो मेले की ओपनिंग था तो बहुत बरसात हो गया, अच्छी रीति बरसात हो रहा था। तो हम सब लिटरेचर की जो काउंटर था उसमें खड़े थे। तो मैं तो छोटा था तो मैं तो टेबल पे खड़ा था, और बाकी सारे बीके भाई चारों तरफ से खड़े थे। तो वहाँ पानी गिर गिर के, वो एक नया कपड़ा था तो पानी नीचे नहीं गिर रहा था, एक बॉल के जैसा बन जाता था, क्योंकि पानी पेनेट्रेट नहीं होती, माने गिरती नहीं है, क्योंकि नया कपड़ा था। तो मेरे पास हाथ में लकड़ी थी तो मैं खेल रहा था, वो बॉल के जैसा था तो ऐसा खेल रहा था, तो पानी टेबल पे गिरा। तो सब लोग मेरे को डांटने लगे कि तुम शैतानी किए बिना नहीं रह सकता खाली ऐसा। तो मैं बोला, मैं फिर हंसा, फिर मेरे को फ्लैश हुआ, जैसा कि बाबा बोलते ना कि बाबा टचिंग कराता सेवा के लिए। तो उस बचपन में भी मेरे को ऐसा टचिंग हुआ, अगर मैं ऐसा करूँगा तो जो बाकी कमरों में पानी बीच में गिरेगा, और जो चारों तरफ से चित्र बने हुए हैं कि जैसे मिट्टी का चित्र बने हुए थे कुछ लक्ष्मी नारायण के, श्री कृष्ण के, या पेंटिंग थे हमारे, तो वो सारे बच जाएंगे। तो मैंने क्या किया, तुरंत टेबल से कूदा और बड़ा लकड़ी लिया और भागने लगा, और ये सारे लोग मेरे को डांटने लगे, बरसात में खेलो नहीं, ख़राब हो जाएगा तबीयत, ऐसा। और मैं एक एक हॉल में जाके सब पानी को, जो रूम कमरा बना हुआ था उसके बीच में गिरा रहा था, ऐसा मार मार के। तो उससे क्या हुआ, सारे चित्र बच गए थे। तो मैं कर रहा था तो लास्ट कमरे में आया था, जो अष्टशक्तियों का रूम था उसमें भी कर रहा था मैं। तो वो सारा पानी गिर रहा था, इतने में जो मधुबन वाला भाई था जो संभालने वाला, वो सेंटर पे भोजन के लिए गया था, वो भी आया और हमारा दीदी भी आया, सब आए। तो जैसे वो भाई ने देखा तो उसने देखा कर क्या रहा है, ऐसा पूछा। वो तो हिंदी में पूछते, तो फिर हमारे बहन जी ने मेरे को तेलुगु में पूछा, बोला मैं ऐसा ऐसा संकल्प आया तो मैं ये कर रहा हूँ ताकि वो चित्र बच जाए। तो उसने मेरे को गले लगाया, जैसे बच्चों को करते ना वैसे वो करने लगा। मैं तो नॉर्मल था, मेरा उतना उसमें एंथुजियाज़म नहीं था। हाँ, मेरा खेल हुआ और बच गया, इतना था। जब अगले दिन 2 दिन के बाद जब ओपनिंग था तो हम लोग तो सो रहे थे घर पे, तो दादी आया, ओपनिंग किया, फिर दादी को बता दिया गया कि ऐसा ऐसा हुआ, ये 2-3 बच्चे थे उनका, ये मना मम्मी डैडी को परिचय कराते, इनका बच्चों ने ये मेला संभाल लिया, नहीं तो ये बरसात में पूरा ख़राब होने वाला था। तो हुआ ऐसा। दादी फिर उस समय हम लोग तो घर पे, तो हमारे लिए दादी का कार आया हमको लेने। उस ज़माने में कार आना, हमने बोला किस लिए आया, तो एक भाई बीके भाई उतरा, बोला मम्मी पापा बुला रहे आपको प्रोग्राम में। बोला ठीक है, तो फटाफट कपड़े पहना नया और फिर निकल गए वाइट कपड़े पहन के। जैसे गए वहाँ दादी प्रकाशमणि थी, बड़ी दादी, तो बड़ी दादी को फिर मिलाया और उन्होंने इतना सारे टोलियाँ दिया, और उसी समय हम लोगों को सारे फैमिली को लक्ष्मी नारायण का बैच दिया, छोटा सा बैच था लक्ष्मी नारायण का, वो सब दिया। तो इतने सारे गिफ्ट और टोलियाँ दिया, और दादी ने मेरे को हक किया। तो वो जो हक किया, और जो फिर मैं जब बहन जी को पूछा ये सब क्या हो रहा है, तो बहन जी ने फिर बताया कि आपने ये किया ना, इसका फल आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो वो जैसे कि मेरे को शक्ति मिली थी दादी से पूरा, और वो एक मेरे लिए छोटे से बचपन का भी सेवा था, और उसका एकदम मैं सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि अभी मेरे को मालूम है ना उसका इम्पोर्टेंस क्या है। दादी हक करना मेरे को कितना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, वो मेरे को अभी पता है। तो वो जैसे कि एक प्रकार का मेरे लिए
यादगार था लाइफ लॉन्ग का। बहुत अच्छा। अभी हम दिनेश भाई से पूछेंगे, बाबा कहते कि अनुभव की अथॉरिटी बनो, अर्थात चारों सब्जेक्ट के अनुभवी बनो। तो ईश्वरीय ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, इन चारों के कोई एक अनुभव सुनाइए, जो भी आपको इसमें से अनुभव आपको अच्छा लगता हो सुनाए। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मेले में जैसे हम समझाने लगे थे, तो पहले दिन से ही ज्ञान की जैसे कि ऐसा लगता था जैसे कि कोई नया ज्ञान नहीं है, पहले से ही हमको नॉलेज है। फिर एक जैसे कि कुछ नवीनता का अनुभव बाद में होता है। जब साप्ताहिक कोर्स हम कर रहे थे तो वहाँ के सब हमको थोड़ा आता था कि हम बाबा साकार बाबा के सामने होते ना, कितना अच्छा रहता। तो भाई बहन कहने लगे अगली बार में ना हम आपकी सिफारिश करेंगे बाबा से कि आपको साकार बाबा के सामने बुलाएं। और फिर हंसने भी लगे। तो हमने कहा हंसने की क्या बात है। तब ये पता चला कि वास्तव में ड्रामा जो है हूबहू रिपीट होता है, और जो कल्प पहले हुआ या अभी है वही अगले कल्प में होगा, तो इसलिए वो तो संभव ही नहीं है। तो ये जो है ज्ञान की गुह्यता, और तब से ड्रामा पर मेरा अटल निश्चय हो गया और ड्रामा की गहराई में मैं जाने का काफ़ी प्रयास करता हूँ, क्योंकि जो होता है ड्रामा अनुसार होता है। और साथ साथ योग के लिए भी जैसे मैंने ज्ञान शुरू से ही शुरू किया सुनाना, और 15 दिन के बाद हमने दूसरों को योग कराना भी अपने आरंभ कर दिया था अपने कमरे पर। उस समय ये सब कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं थे, तो हम हाथ से लिख लिख करके लोगों को कमेंट्री देते थे। एक दो साथी हमारे और भी निकले थे, और साथ में मतलब बहुत तो ये रुचि थी योग की विधियों को सुनाने की। फिर जब मधुबन में आए तो फिर तो कंप्यूटर का ज़माना आ गया था। फिर हमने कई सारी कमेंट्रियाँ लिखी, उनको टाइप भी किया, और इस तरह जो है कंप्यूटर भी सीख लिया था आगे। तो फिर जो है मतलब इसके अंदर भी काफ़ी नवीनता का अनुभव कराया। तो इस तरह ज्ञान और योग का काफ़ी मतलब गहराई में हम गए थे। बहुत अच्छा। यही प्रश्न सतीश भाई के लिए कि चारों सब्जेक्ट के अनुभवी, तो आप तो दादी जी के साथ डाइनिंग हॉल में भोजन भी खिलाते थे दादी जी को, तो हम चाहेंगे कि दादी जी के साथ का एक अनुभव सुनाएं। वीआईपी डाइनिंग में आप सेवा देते थे। ये जो सेवा का भाग्य है, जैसे कहते हैं ना सेवा से डबल प्राप्ति होती है, वो मैं हरदम हर समय अनुभव करता था, बचपन से लेके अभी तक। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया, जब हम सेवा करते हैं, एक तो हमारा स्वयं का पुरुषार्थ तो होता ही है, हम कमाते ही है, और जब सेवा करते हैं तो सब ब्राह्मण आत्माओं का क्या ब्लेसिंग मिलता है। और ड्रामा अनुसार मेरा ये भाग्य बना कि मेरे को डाइनिंग हॉल में सेवा मिला। और डाइनिंग हॉल में सेवा ऐसा है कि सारे लोगों से ब्लेसिंग्स लेना बहुत इजी है। और उसके अलावा मेरा सेवा यहाँ स्पेशली ये रहता था कि जो दादियाँ आती थी या जो कोई वीआईपी आते थे, उनको खाना खिलाने की। तो ये मेरा सौभाग्य रहा ब्राह्मण जीवन का कि दादियों के साथ हर दिन कम से कम 1 घंटा तो हम बिताते ही थे। जब दादियाँ ज्ञानसरोवर में रहती थी 8 साल पहले तक, दादियाँ डाइनिंग हॉल में आके ही खाना खाती थी। जो पुराने भाई है, पुराने माताएं सब जानते हैं कि चाहे गुलजार दादी हो, चाहे दादी जानकी हो, चाहे चंद्रमन दादी हो, डाइनिंग हॉल में आके ही खाते थे वो भोजन। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि उनको खाना खिलाने का। तो खाना खिलाने का ही सौभाग्य नहीं, लेकिन उनसे पालना भी मिलता था हमको। तो दादियों के साथ कई ऐसी बातें हुई, काफ़ी सारे ऐसे चिट चैट होते थे रोज़ हमारे, क्योंकि उनके साथ 1 घंटा बैठना माना कितना पुण्य की बात है। तो वो रोज़ हम लोग अनुभव करते थे। तो काफ़ी सारे ऐसी बातें भी है दादियों के साथ का। और जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों सब्जेक्ट है, वो चारों सब्जेक्ट के बारे में दादियों को भी कई बार हम पूछते थे। कई बार ऐसे उनसे जो छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे से होता नहीं था, वो भी जैसे फ्रैंकली मैं पूछ लेता था। तो एक बार हम लोग बैठे थे, तो मधुबन का तो बात पता है आप लोगों को कि कुछ एक घटना घटी थी। तो वो एक भाई आया था दादी से
सॉरी बोलने के लिए, दादी मेरे से ये गलती हो गई, सॉरी। तो दादी ने सुना सब कुछ उसका बात, दादी ने बोला ठीक है कोई नहीं, आगे से कभी करना नहीं है। वो भाई चला गया। लेकिन जैसे उनकी किसी का हम बुराई सुनते हैं तो तुरंत जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमको उस व्यक्ति का पहले बुराई याद आता है, उसके बाद वो व्यक्ति को देखते हम। तो मैंने दादी को अगले बार जब 10-15 दिन के बाद फिर से वो भाई आया, लेकिन दादी के चेहरे पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये व्यक्ति ने इतना बुरा काम किया है। दादी इस प्रकार से मिल रही थी जैसे नेचुरल, कितनी कुछ हुआ ही नहीं वो भाई के साथ। तो मैं जब वो भाई चला गया, मैं जिज्ञासा के साथ दादी को पूछा, दादी जब हम देखते हैं तो हमको उस व्यक्ति का बुरा ही दिखता है, जैसे सामने आ जाता है, तुरंत याद आ जाता है कि ये ऐसा क्यों किया यज्ञ के लिए। लेकिन मैंने आपको देखा कि आपके चेहरे पे फीलिंग तक चेंज नहीं था, तो क्या करना चाहिए मुझे? तो दादी ने सिंपल बात में बताया मेरे को कि ये देखो कि इसको सिलेक्शन किसने किया, बाबा का सिलेक्शन है। तो बाबा का सिलेक्शन कभी गलत नहीं होता, ये महान आत्मा है। तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो उसका बुराई हमें दिखता नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो हम स्वयं दादियों से खुद बैठ के सीखे हैं। और जैसे मैं आपको कहा कि बचपन में ही हम मधुबन आ गए थे ज्ञान समर्पण होने के लिए, क्योंकि 94 में हम कुछ 16 या 17 साल के कुछ उम्र था हमारा। तो उस समय हमारे भाइयों से, जो आत्म प्रकाश भाई है, सूरज भाई है, इन लोगों से बहुत क्लोज रहते थे। तो उन्होंने जब मेरा देखा कि मेरे को बोला तुमको जैसे पढ़ाई में बहुत रुचि है तो तुम उस रुचि को वैसे ही बना के रखो यहाँ पे। तो हमने कहा क्या करूँ? तो उन्होंने मेरे को होमवर्क दिया, हर दिन कम से कम 6 घंटा आपको पढ़ना है यहाँ पे भी रह के। तो मैंने बोला क्या पढ़ूँ? बोला अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ो। तो रोज़ मैं शुरू में जब पांडववन में 8 मास था तो हर दिन बाबा के कमरे के पीछे, क्योंकि हमारे कमरे में 70-80 लोग सोते थे हम उस समय विशाल भवन में, तो कमरे में पढ़ना तो होता नहीं था। तो मैंने देखा कि बाबा के कमरे के पीछे जगह बहुत अच्छा है, तो वहाँ बैठ के पढ़ना चालू किया। और रोज़ वो हमसे नोट्स लेते थे कि क्या किया आज तुमने होमवर्क। तो उस प्रकार से बड़ों की पालना से एक ज्ञान ऐसा बन गया मेरे लिए कि मेरे ब्राह्मण जीवन का एक फाउंडेशन, कि रोज़ अव्यक्त मुरली पढ़ना, उस पर चिंतन करना और उसके अनुभव में लाना। तो वो एक प्रकार के ज्ञान सिर्फ सुनना ही नहीं, लेकिन धारणा भी करना है और अनुभव भी करना। तो वो एक ब्राह्मण जीवन का मेरा एक फाउंडेशन बनने के कारण सेवा में भी सफलता और हर जगह भी आपे ही सफलता मिलने लगे। तो इस प्रकार से अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्ञान की बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से काफ़ी सारे अनुभव किए हैं हम, सेवा में कहो, योग में हो, क्योंकि बचपन से एक ही रहता था, सिर्फ सुनना नहीं ज्ञान को, लेकिन उसको अनुभव करके देखना है मुझे। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से चारों सब्जेक्ट को हमने फॉलो किया है। बहुत अच्छा सतीश भाई। अभी हम अगला क्वेश्चन दिनेश भाई के लिए। मुझे पता चला कि लॉकडाउन के समय आप बाहर थे, ऐसी विकट परिस्थितियों में आपने क्या अनुभव किया? ये भी एक बहुत ही विचित्र अनुभव लाइफ का हो गया है, जो कि जीवन में पहली बार हुआ। और हम जैसे हर साल सेवा के लिए जाते हैं 1 महीने के लिए, तो हमारा टाइम तो पूरा हो गया था और हम लौट करके दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली से हमको ट्रेन पकड़ना था। तो दिल्ली हम 21 तारीख में पहुंच गए थे और 22 तारीख में का जो अनाउंसमेंट हो रहा था कि जनता कर्फ्यू लगेगा 1 दिन के लिए, तो हम बड़े खुश हो रहे थे। मैंने कहा चलो, हमारा रिजर्वेशन 23 तारीख में है, 22 का होता तो हम फंस जाते। तो 23 में जो है और 23 में तो कुछ है ही नहीं, आराम से चले जाएंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरह हम बड़े खुश थे। और 21 तारीख में भी, 22 में भी। लेकिन 22 की शाम को जब समाचार सुने तो अचानक पता चला है, मोदी जी ने 22 तारीख का तो कहा था जनता कर्फ्यू, और थाली वाली बजाई सब कुछ। तो लेकिन 23 तारीख का तो किसी ने बोला ही नहीं था 23-24 में वो बंद रहेगा।
तो जैसे ही शाम को ये समाचार हुए तो पता चला कि सारी रेलगाड़ियाँ और सब कुछ, हवाई जहाज, एरोप्लेन, सब कुछ कल से ही बंद हो रहे हैं, यानी कि अब कुछ नहीं चलेगा। हम बड़े हुए, पहले तो उन्होंने 31 मार्च तक के लिए बोला था, तो फिर सोचा चलो भाई 31 मार्च तक का सोचते हैं। फिर 2 दिन के बाद मोदी जी ने फिर घोषणा कर दी, एक बोला कि जो है 21 दिन का लॉकडाउन। हमने कहा ये तो भाई बढ़ता ही जा रहा है ना, कुछ भी जरा भी निकल नहीं सकते थे। अच्छा, जिनके पास थे तो हर साल वहाँ से हम छुट्टी लेकर लास्ट में निकलते हैं, सादरा दिल्ली स्टेशन से पास ही पड़ता है, आधे घंटे का रास्ता है, इसलिए वहाँ से सहज होता है। तो गीता पाठशाला का उनका फैमिली भी रहती है वहाँ, तो गीता पाठशाला का पोर्शन अलग है, वो खाली रहता है और ऊपर कमरा भी है। तो उन्होंने एक कमरा हमको दे दिया कि आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस तरह। तो हमने संकल्प तो आ रहा था कि यार ये कैसे फंस गए हैं, दूसरों के ऊपर बोझ भी बनने की एक महसूसता हो रही थी। फिर खैर फिर 21 दिन का हो गया। अब जब 21 दिन पूरे होने को आए फिर 14 दिन का फिर बढ़ गया। अब बीच में तो उससे मैं पता चला था कि दीपक भाई मधुबन में यहाँ आ रहा है, दिल्ली, मधुबन से ही समाचार मिला था। तो अब हमने उसको संपर्क किया, तो पहले तो हाँ ना कैसा करता रहा। फिर बोला मेरा अकेले का परमिशन है। फिर हमारा वहाँ भतीजा डॉक्टर है, उसने कहा वहाँ आ जाओ ORC। तो भतीजा वहाँ डॉक्टर है दिल्ली में, हमने उससे बोला कि भाई तुम यहाँ छोड़ दोगे, उसने यस कर लिया। लेकिन ये बोला नहीं कहीं फंस जाएंगे, ये वो है। तो 1 हफ्ता तो इसी में हम बिताते रहे, चलो भाई आशा बनाते रहे कि भाई शायद चलने का मौका मिल जाएगा, चलने का मौका मिल जाएगा। वो मार्च के लास्ट की बात है। फिर अप्रैल आया, फिर पूरा अप्रैल जो है इंतज़ार करते रहे, कोई भी किसी तरह का वो मिल ही नहीं रहा था कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। और हमने सोचा कहीं ऐसा नहीं हो सदा के लिए यहीं बंद हो जाए। फिर खैर उन लोगों को भी थोड़ा लग रहा था, बस शुरू में तो सब कहते ही हैं कि हाँ जी आराम से रहो। फिर उन्होंने भी थोड़ा सोचा कि भाई कुछ रास्ता निकलना चाहिए। फिर मई आ गया, अब मई में तीसरी बार फिर लॉकडाउन लग गया 14 दिन का। अब की बार हमने सोचा यार बाबा ये क्या हो रहा है। तो पहले हमने थोड़ा इजी लिया था, लेकिन फिर हमने बाबा को ना तीव्र बहुत गहरा योग लगाया, और सुबह भी अमृत वेले भी, बाद में भी, और शाम को भी। तो कहा कि भाई कोई रास्ता तो निकलना चाहिए, ऐसे कैसे होगा कि जो है हैं। और आज तक वैसे मैं बाबा से ज़्यादा डिमांड नहीं करता और सब इच्छाएँ पूरी हो ही जाती हैं। तो वैसे जो है जब इस बात पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर रखा, तो अचानक ही 11 तारीख को पता चला कि 12 तारीख से 12 मई से ये ट्रेनें चलने वाली हैं राजधानी एक्सप्रेस, और 15 जोड़ी ट्रेनें उन्होंने चालू करने की घोषणा की। और 13 तारीख को दिल्ली से अहमदाबाद के लिए पहली राजधानी एक्सप्रेस चलने वाली थी। 12 तारीख को नहीं चली थी, तो ट्राई तो हम 12 तारीख की करते रहे, लेकिन 12 को अहमदाबाद से दिल्ली जा रही थी। और जैसे ही हमने पता चला और हमने रिजर्वेशन टिकट करा लिया, और वहाँ से जब निकले तो ऐसा लगा जैसे गंगा नहा गए वहाँ से। और दिल्ली में रोज़ क्या है केस बढ़ते जा रहे थे, पहले तो इतने नहीं थे। और वहाँ की बातें वहाँ सुन करके ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ हाहाकार मचने वाला है। और वहाँ से निकल कर जब हम मधुबन पहुँचे, तो पहले तो हम सीधे ज्ञानसरोवर आ गए, क्योंकि नगर पालिका वालों ने ना लिख दिया था होम क्वारंटाइन। फिर यहाँ तो लोगों ने कहा कि नहीं यहाँ तो होम क्वारंटाइन नहीं होगा। फिर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में भी नहीं मिला, तो फिर नीचे शांतिवन में प्रेम निवास में जो है वहाँ पर 14 दिन फिर रहे। तो ऐसा लगने लगा जैसे ज्ञानसरोवर कितना दूर हो गया है। फिर 14 दिन का पूरा करके जब यहाँ आए हैं, तो अभी ऐसा लगने लगा जी जैसे हम कहीं गए नहीं थे, हम तो यहीं थे जैसे अपने घर में अपनी खुशी एक होती है। एक छोटी सी घटना और हम बताते हैं जो ज्ञान से संबंधित, दादी संबंधित है। जब हम शामली में थे तो उन दिनों में दादी को सहारनपुर ना आश्रम का उद्घाटन कराने जाना था। तो उसके ना 2 रास्ते हैं, एक मोदी नगर होकर के, मुजफ्फरनगर होकर के, और एक जो है शामली बड़ौत होकर के। तो उससे पहले हमने अर्जी डाली कि दादी जो है ना शामली होकर के जाए और आधा घंटा यहाँ रुकेगी तो अच्छा रहेगा। तो उधर गायत्री मोदी हुआ करती थी उन दिनों में, उसने कहा नहीं दादी हमारी तरफ से जाएगी। हमने कहा वहाँ तो क्या दादी ने मेले भी किए हैं, कई बार गई हैं, और इधर से तो कभी गई नहीं है।
तो ऐसा करते करते मोहिनी बहन ने कहा कि ये कहने की बात है, कोई आधे घंटे में संतुष्ट नहीं होता है और दादी को जो है हम उधर से ले जाएंगे। फिर बाद में हमने ये कह दिया नहीं, हम आधे घंटे में संतुष्ट हो जाएंगे। फिर बाद में 2 दिन बाद पता चला, दादी सहारनपुर वालों ने कहा था हम 4 घंटे दादी को घुमाएंगे शहर में, ये करेंगे वो करेंगे, रथ पर बिठाएंगे। तो दादी ने, उसने कहा मोहिनी बहन ने, दादी खाना कहाँ खाएगी सारा दिन तो घुमाने में लगा देंगे, चलो शामली में जो है ना दादी का भोजन होगा। और इस तरह जो है दादी का भोजन होने से इतनी हमें खुशी हुई कि जो है कहाँ तो हम आधे घंटे के लिए कह रहे थे, कहाँ भोजन के नाम पे तो फिर 1 घंटा आराम से रुकते हैं। और दादी पूरा 2 घंटे रुकी वहाँ हैं, खाना भी खाया, प्रोग्राम भी हमने करवा लिया एक मंदिर के अंदर। और साथ में हमारा बर्थडे भी पड़ रहा था, मार्च का महीना था ना, हमारा 21 मार्च में बर्थडे होता है ज्ञान का। और दादी के हाथों से केक भी कटवाया। इतना वंडरफुल लगा कि देखो कहाँ तो जो है हम थोड़ा सा समय के लिए दादी को बुलाना चाह रहे थे और कहाँ इतना बड़ा समय मिला और सबको, क्लास वाले भी संतुष्ट, सब भी संतुष्ट, कितने खुश हुए। तो ये भी एक रोमांचकारी अनुभव रहा। ओम शांति। बहुत अच्छा, दोनों भाइयों ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, हम सबको बहुत अच्छा लगा। समय समाप्त की ओर है, इसलिए हम और ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा है, समय अनुसार आगे एक एक का अनुभव रखेंगे तो लंबा समय होगा, इसलिए यहीं से समाप्त करेंगे। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।